नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी पाठक और आप देख रहे हैं सप्त सिंधु। 13 अगस्त जुहू हवाई अड्डे के टाटा एयर सर्विसेज के काउंटर पर 8-10 महिलाएं खड़ी हैं। सभी अनुशासित हैं और उनके चेहरों पर जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। ये सभी राष्ट्र सेविका समिति की सेविकाएं हैं। इनकी प्रमुख संचालिका यानी लक्ष्मीबाई केलकर यानी कि मौसी जी कराची जाने वाली हैं। कराची में जारी अराजकता एवं अव्यवस्था के माहौल में हैदराबाद सिंध की एक सेविका ने उनको एक पत्र भेजा है। उस सेविका का नाम है जेठी देवानी। देवानी परिवार सिंध का एक साधारण परिवार है जो संघ से जुड़ा हुआ है। जेठी देवानी का पत्र आने के बाद मौसी जी से रहा नहीं गया। सिंध क्षेत्र की सेविकाओं की मदद के लिए तत्काल वहां जाने का निश्चय उन्होंने किया। राष्ट्र सेविका समिति का गठन हुए केवल 11 वर्ष ही हुए हैं, परंतु समिति का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि सिंध, पंजाब और बंगाल जैसे सीमावर्ती प्रांतों में भी राष्ट्र सेविका समिति का नाम और काम पहुँच चुका है। कल कराची में कायदे आजम जिन्ना पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख की शपथ लेने वाले हैं। वहाँ पर कल चारों तरफ स्वतंत्रता दिवस के समारोह मनाए जा रहे होंगे, परंतु फिर भी वहाँ जाना आवश्यक है। इसीलिए मौसी जी अपनी एक अन्य सहयोगी वेनुताई कलमकर के साथ कराची जाने के लिए हवाई अड्डे पर उपस्थित हैं। 40-50 यात्रियों की क्षमता वाले उस छोटे से विमान में 9 गज वाली महाराष्ट्रियन साड़ी पहने हुए केवल यही दोनों महिलाएं हैं। विमान में कुछ उत्साही यात्री पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। 1-2 यात्रियों ने हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान जैसे नारे भी लगाए, परंतु मौसी जी का आत्मविश्वास स्थिर बना रहा। उनका निर्णय पक्का था। उनके चेहरे पर एक कठोरता बनी हुई थी। यह देखकर धीरे धीरे पाकिस्तान के नारे लगाने वाले चुपचाप बैठ गए। लाहौर से पहले का स्टेशन है रियाजाबाद। सुबह के 11 बजे हैं। बारिश बिल्कुल नहीं है और आकाश एकदम साफ है। स्टेशन पर लगभग 100-200 मुसलमान हाथों में तलवार और चाकू लेकर खड़े हैं। अमृतसर और आगे अंबाला जाने वाली ये ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में प्रवेश कर रही है। पूरे प्लेटफॉर्म पर इन हथियारबंद मुसलमानों के अलावा एक भी आदमी नहीं है। स्टेशन मास्टर अपने केबिन का दरवाज़ा बंद करके अंदर छिपा हुआ है। उसका असिस्टेंट रेलवे के सिस्टम पर मॉर्स कोड का उपयोग करते हुए अपने मुख्यालय में यह समाचार भेजने का प्रयास कर रहा है, परंतु उसके भी हाथ कांप रहे हैं। इसी कारण कड़कट कड़कट की आवाज़ के साथ डेढ़-डैशी की भाषा में भेजा जाने वाला टेलीग्राफिक संदेश बार बार गलत हो रहा है। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आने तक भयानक शांति छाई हुई है। ट्रेन धीरे धीरे अंदर आती है। एक जोरदार सीटी बजती है और एक ही क्षण में दीन दीन अल्लाहू अकबर के गगनभेदी नारों के साथ मारो काटो सालों को ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इस ट्रेन से शरणार्थी के रूप में मुल्तान और पश्चिम पंजाब के गांवों से अपना सब कुछ गंवाकर आए हुए हिंदुओं और सिखों को डिब्बों से बाहर खींचकर निकाला जाता है। धारदार तलवारों से वहीं के वहीं उनकी गर्दन उड़ा दी जाती है। अपने ऑफिस की खिड़की के दरारों से झांकता हुआ भयभीत स्टेशन मास्टर यह सब देख रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। जाने अनजाने वह लाशें गिनने लगता है। अभी तक मुसलमानों ने पहले ही झटकों में 21 सिखों और हिंदुओं को मार डाला है। आक्रोश व्यक्त करती हुई उनकी महिलाओं और लड़कियों को मुस्लिम गुंडे अपने कंधों पर उठाकर भागते हुए विजय उल्लास व्यक्त कर रहे हैं। पता नहीं और कितने हिंदू सिखों को मारा गया होगा। वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि यह सारी जानकारी टेलीग्राफ के माध्यम से मुख्यालय भेजो, परंतु पंजाब में सेंसरशिप लागू होने के कारण ऐसी न जाने कितनी खबरों को दबा दिया गया है। कल पाकिस्तान के स्वतंत्र होने से पहले भारत, पाकिस्तान और ब्रिटिश अधिकारियों की एक गंभीर बैठक चल रही है। भारत और पाकिस्तान के प्रशासन में सत्ता का विभाजन सरलता से हो सके, इसलिए ये बैठक बुलाई गई है। व्यापार, संचार, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, कस्टम इत्यादि अनेक मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। अंत में यह निश्चय किया गया कि फिलहाल संयुक्त भारत यानी वर्तमान अखंड भारत की जो नीतियां हैं, वही नीतियां और नियम मार्च 1948 तक
दोनों देशों में लागू रहेंगे और मार्च के बाद दोनों देश अपनी अपनी नीतियां और अपना प्रशासन लागू करेंगे। और वहां दिल्ली में नेहरू सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है भारत छोड़कर जाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों के स्थान पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करना। अखंड भारत के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम पैट्रिक स्पेंस कल सेवानिवृत्त हो जाएंगे, अपना पद छोड़ देंगे। इनके स्थान पर सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति कौन होगा? कुछ नाम सामने आए हैं, परंतु सारे नामों के बीच अंततः सूरत गुजरात के सर हरिलाल जयकिशन दास कानिया के नाम पर मोहर लगाई गई। सर कानिया सूरत के मध्यम वर्गीय परिवार से आए हुए वकील हैं। वे मुंबई उच्च न्यायालय में 1930 से न्यायाधीश हैं। 57 वर्षीय सर कानिया आजकल सर्वोच्च न्यायालय के सहयोग न्यायाधीश हैं। उधर पेरिस में आज़ाद हिंद सेना की ओर से लड़ने वाले अनेक भारतीय फिलहाल जर्मनी के ब्रिटिश और फ्रेंच इलाकों में एकत्रित हैं, परंतु अब ये सभी सैनिक और अधिकारी भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और मुक्त रूप से कहीं भी जा सकते हैं। पेरिस में स्थित इंडियन मिलिट्री मिशन ने आज ये घोषणा की कि इन कैदियों में डॉक्टर हरबंस लाल भी शामिल हैं। लाल साहब नेताजी की आज़ाद हिंद सेना में लेफ्टिनेंट रहे। अन्य कैदियों के साथ ही डॉक्टर लाल भी भारत वापस आने वाले हैं। समय दोपहर के 3 बजे हैं। सोडेपुर आश्रम से गांधी जी पुरानी सी शेवरले गाड़ी से हैदरी मंजिल पहुंचे। उनके साथ मनु, महादेव भाई और 2 अन्य कार्यकर्ता हैं। उन्हीं के पीछे वाली कार से ऐसे ही 4-5 कार्यकर्ता आए हैं। हाल ही में बारिश हुई है, चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ है और हैदरी मंजिल के सामने बहुत से लोग खड़े हैं। उनमें से अधिकांश हिंदू ही हैं। गांधी जी की कार के रुकते ही गांधी जी का नाम लेकर जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई, परंतु इस बार ये नारेबाजी उनके स्वागत के लिए नहीं बल्कि उन्हें दी जाने वाली गालियां और श्राप हैं। गाड़ी से उतरने के बाद ऐसी नारेबाजी सुनते ही गांधी जी की मुद्रा कुछ त्रस्त हो गई। हालांकि उन्होंने अपना चेहरा निर्विकार रखने का सफल प्रयास किया। नारेबाजी जारी है। गांधी जी चले जाओ, नोआखाली में जाकर हिंदुओं की रक्षा करो, पहले हिंदुओं को जीवन दान, फिर मुसलमानों को स्थान, हिंदुओं के गद्दार गांधी चले जाओ। और इन नारों के साथ ही पत्थरों और बोतलों की बारिश भी हो रही है। गांधी जी एक क्षण ठहरते हैं, शांति के साथ पीछे घूमते हैं, हाथ में स्थित शॉल ठीक करते हुए वे भीड़ को हाथ से शांत रहने का निवेदन करते हैं। भीड़ थोड़ी शांत भी हो जाती है। गांधी जी धीमे स्वरों में बोलने लगते हैं, मैं यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों की एक समान सेवा करने आया हूँ। मैं यहाँ पर आपके संरक्षण में ही रहूँगा। यदि आपकी इच्छा हो तो आप सीधे मुझ पर हमला कर सकते हैं। आपके साथ यहीं रहते हुए इस बेलिया घाट में रहकर मैं नोआखाली के हिंदुओं के प्राण भी बचा रहा हूँ। मुसलमान नेताओं ने मेरे सामने ऐसी शपथ ली है। अब आप सभी हिंदुओं से विनती है कि आप लोग भी कलकत्ता के मुस्लिम बंधुओं का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। उस अवाक खड़ी भीड़ को वैसा ही छोड़कर गांधी जी शांति से हैदरी मंजिल में प्रवेश करते हैं। परंतु भीड़ की यह शांति अगले कुछ ही मिनट रही, क्योंकि शहीद सोहरावर्दी का आगमन होते ही वहां इकट्ठा भीड़ पुनः क्रोधित हो गई। उनके गुस्से का विस्फोट हो ही गया। 5000 हिंदुओं की हत्या का खलनायक सोहरावर्दी सामने से जाते हुए देखकर कोई भी हिंदू भला शांत कैसे रह सकता है। भीड़ ने इमारत को चारों तरफ से घेर लिया और अब उनमें से कुछ युवा लगातार हैदरी मंजिल पर पथराव जारी रखे हुए हैं। अखंड हिंदुस्तान में आदर का पात्र बन चुके महात्मा गांधी की ऐसी क्रूर हंसी उड़ाने वाला और इस प्रकार की अपमानास्पद भर्त्सना होने वाला ये पहला ही अवसर है। सुबह 10:30 बजे मुंबई के जुहू हवाई अड्डे से निकला हुआ मौसी जी का विमान अहमदाबाद में रुकते हुए लगभग 4.5 घंटे की यात्रा के बाद कराची के द्वीपघर रोड स्थित हवाई अड्डे पर दोपहर 3 बजे पहुंचा। हवाई अड्डे पर 15-20 सेविकाएं भी मौसी जी को लेने आई हुई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से संघ के कुछ स्वयंसेवक भी साथ में उपस्थित हैं और एक सेविका की कार में बैठकर ये काफिला मौसी जी के साथ ही बाहर निकला। जिस समय राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख लक्ष्मीबाई केलकर का विमान कराची के द्रिग रोड स्थित हवाई अड्डे पर उतर रहा था, लगभग उसी समय
अखंड भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को लेकर उनका खास डकौता विमान कराची के मौरीपुर स्थित रॉयल एयरफोर्स के हवाई अड्डे पर उतर रहा था। विमान से लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी लेडी एडविना माउंटबेटन बाहर निकले। यहाँ पर उनके स्वागत के लिए नए बनने वाले पाकिस्तान के सर्वोच्च अधिकारी मौजूद थे। हवाई अड्डे पर जिन्ना नहीं थे। माउंटबेटन दंपत्ति को बताया गया कि कायदे आजम जिन्ना और उनकी बहन फातिमा उनके सरकारी निवास स्थान पर आपका इंतजार कर रहे हैं। जिन्ना का कराची स्थित सरकारी निवास स्थान यानी कि सिंध के गवर्नर का बंगला विक्टोरियन शैली में निर्मित इस विशाल बंगले के बड़े से दीवान खाने में आज जबरदस्त सजावट की गई है। पूरा बंगला हॉलीवुड की फिल्मों के सेट जैसा ही प्रतीत हो रहा है। ऐसे शाही अंदाज में सजाए गए हॉल में कायदे आजम जिन्ना और फातिमा ने माउंटबेटन दंपत्ति का वैसे ही शाही अंदाज में स्वागत किया। पेशावर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की राजधानी। इस पेशावर में अपनी गढ़ी के विशाल मकान में 57 वर्ष के खान अब्दुल गफ्फार खान अन्य मनस्क अवस्था में बैठे हैं, अकेले और विषन्न। एक भारी भरकम नाम और ठीक वैसा ही भारी भरकम उनका व्यक्तित्व भी है। समूचे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के सर्वमान्य नेता खान साहब गांधी जी के परम अनुयायी हैं, इसलिए उन्हें सरहदी गांधी की उपाधि भी मिली हुई है। परंतु वे अपने पठानों में बादशाह खान के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं। इस पहाड़ी इलाके के सभी अनपढ़ आदिवासियों को गफ्फार खान ने कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठा किया था। इसलिए 1945 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद इस प्रांत में कांग्रेस को सत्ता मिली। मुस्लिम लीग को कोई खास सीटें नहीं मिली। अब जबकि ये स्पष्ट हो गया है कि भारत का विभाजन होने वाला है, तब पठानों के सामने सवाल खड़ा हुआ कि वे किस तरफ जाएं। पठानों का और पाकिस्तान के पंजाबियों का आपस में बैर बहुत पुराना है। इस कारण इस प्रांत के सभी पठानों की इच्छा थी कि वे भारत में विलीन हो। प्रांतीय असेंबली में बहुमत भी इसी पक्ष में थी। केवल भौगोलिक निकटता का ही सवाल था, परंतु तर्क ये दिया गया कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच भी तो हजारों मील की दूरी है। दूसरी बात ये भी थी कि यदि कश्मीर की रियासत भारत के साथ मिल जाती है तो ये प्रश्न भी हल हो जाएगा, क्योंकि गिलगिट के दक्षिण वाला इलाका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से सटा हुआ ही है। परंतु इन सब के बीच नेहरू ने अडंगा लगा दिया। नेहरू का कहना था कि हमें वहां रेफरेंडम से फैसला करना चाहिए। कांग्रेस की कार्यकारिणी में भी यह मुद्दा गरमाया और सरदार पटेल ने इस कथित सार्वमत का जमकर विरोध किया। सरदार पटेल का कहना था कि प्रांतीय विधानसभाएं यह तय करेंगी कि उन्हें किस देश में शामिल होना है। देश के अन्य भागों में भी हमने यही किया है। इसलिए जहां जहां मुस्लिम लीग का बहुमत है, वे सभी प्रांत पाकिस्तान में शामिल होने जा रहे हैं। इसी न्याय के आधार पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर राज्य को भारत में विलीन होना ही चाहिए, क्योंकि वहां कांग्रेस का बहुमत है। परंतु नेहरू अपनी बात पर अड़े रहे। नेहरू ने कहा कि मैं लोकतंत्रवादी हूं, इसलिए वहां के निवासियों को जो लगता है उन्हें वैसा निर्णय लेने की छूट मिलनी चाहिए। बादशाह खान को अखबारों के माध्यम से ये भी पता चला कि उनके प्रांत में सार्वमत का निर्णय किया गया है। जिस व्यक्ति ने इस बेहद कठिन माहौल और मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद पूरा प्रदेश कांग्रेसी बना डाला था, उन्हें नेहरू ने ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने लायक भी नहीं समझा। इसलिए यह समाचार मिलते ही खान अब्दुल गफ्फार खान ने दुखी स्वरों में कहा कि कांग्रेस ने यह प्रांत थाली में सजाकर मुस्लिम लीग को दे दिया है। इस प्रांत में जनमत की प्रक्रिया 20 जुलाई 1947 से आरंभ हुई, जो लगभग 10 दिनों तक चली। सारमत से पहले और सारमत जारी रहने के दौरान मुस्लिम लीग ने बड़े पैमाने पर धार्मिक भावनाओं को भड़काया। यह देखकर कांग्रेस ने इस सारमत का बहिष्कार कर दिया। खुदाई खिदमतगार यानी बादशाह खान इस बात की चिंता कर रहे थे कि नेहरू की गलतियों की हमें कितनी और कैसी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यह मतदान केवल और केवल एक धोखा भर था। जिन 6 आदिवासी जमातों पर खान अब्दुल गफ्फार खान का गहरा प्रभाव था, उन्हें मतदान में भाग लेने से रोक दिया गया। 35 लाख जनता में से केवल 5,72,000 लोगों को ही मतदान करने लायक समझा गया। जितने पात्र मतदाता थे, उनमें से केवल 51% मतदान हुआ।
पाकिस्तान में विलीन होने का समर्थन करने वालों के लिए हरे डब्बे रखे गए थे, जबकि भारत में विलीन होने वालों को मतदान के लिए लाल डिब्बे थे। पाकिस्तान की मतपेटी में 2,99,244 वोट पड़े और कांग्रेस के बहिष्कार के बावजूद भारत में विलीनीकरण के पक्ष में 2,874 वोट पड़े, अर्थात 35 लाख लोगों में से केवल 3 लाख के आसपास वोट पाकिस्तान के पक्ष में पड़े थे। बादशाह खान के मन में इसी बात को लेकर नाराज़गी थी। नेहरू और गांधी जी ने हम लोगों को लावारिस छोड़ दिया और वह भी इन पाकिस्तानी भेड़ियों के सामने। ऐसी भावना लगातार उनके मन में घर कर रही थी। इसलिए पेशावर, कोहट, बानो, स्वात इलाकों से उनके कार्यकर्ता उनसे पूछ रहे थे कि क्या हमें भारत में विस्थापित हो जाना चाहिए। तब सीमांत गांधी के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वे क्या जवाब दें ये समझ नहीं पा रहे थे। उधर कराची में रात के 9 बजे लॉर्ड माउंटबेटन के स्वागत के लिए पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिन्ना ने शाही भोजन का आयोजन रखा है। कुछ देशों के राजदूत और राजनयिक भी स्वयं वहां उपस्थित हैं। पानी की तरह महंगी शराब बहाई जा रही है, लेकिन इस पार्टी में पार्टी के मेज़बान यानी खुद कायदे आज़म जिन्ना सभी लोगों से थोड़े दूर दूर हैं और अलिप्त हैं। औपचारिक भोज आरंभ होने से पहले मेज़बान के संक्षिप्त भाषण की बारी आई। जिन्ना ने अपनी एक आंख वाला चश्मा नाक पर ठीक किया और वे पढ़ने लगे। योर एक्सीलेंसी, योर हाइनेस, हिज मेजेस्टी सम्राट के दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन के लिए आपके समक्ष ये जाम पेश करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। योर एक्सीलेंसी लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून की बैठक में निहित सभी सैद्धांतिक एवं नीतिगत बातों को अपने जिस संपूर्णता और कुशलता से लागू किया है, हम उसकी तारीफ करते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपके योगदान को कभी भुला नहीं सकेंगे। क्या विडंबना है कि इस्लाम के लिए, इस्लामिक सिद्धांतों के लिए जो राष्ट्र कल जन्म लेने जा रहा है, उस राष्ट्र का निर्माण शराब की नदियां बहाकर किया जा रहा है।